हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद माधुरी। लास्ट क्लास में हमने किया था क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। पर रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज के टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो ना कि सिर्फ यूटी बल्कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक कंटिन्यू देखेंगे, तभी आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? सोचिए क्या होता है रेस्पिरेशन। अगर आप किसी 7th 8th 9th तक के बच्चे से पूछेंगे या अपने आसपास किसी से भी एक नॉर्मल पर्सन जैसे कि जिसका साइंस से कांटेक्ट नहीं है, उससे आप पूछेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो हर कोई यही बताएगा कि भाई जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वही हमारे रेस्पिरेशन है, यानी कि सांस लेना रेस्पिरेशन है। बट ये डिफाइन थोड़ी तो सही है पर पूरी सही नहीं है। तो पूरी डिफाइन फिर क्या होगी? आता है किसी को कि पूरी डिफाइन क्या होगी? अगर आता है तो बताओ, या फिर मैं बताऊं? चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हम फूड खाते हैं, भाई हमने पहले डाइजेशन पढ़ा था, तो वो डाइजेस्टिव फूड अभी कहाँ पड़ा हुआ है? हमारी बॉडी में ही पड़ा हुआ है ना। तो जो फूड हम खाते हैं उसका जब डाइजेशन होता है तो वो डाइजेस्टेड फूड हमें ऑक्सीजन के साथ मिलके एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। समझ में आई? यानी कि आपके वो जो सांस लेना सांस छोड़ना, कहीं ना कहीं वो आपकी बात सही थी, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। जब वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है, तो वो ऑक्सीजन आपके डाइजेस्टिव फूड के साथ मिलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और यही प्रोसेस आपकी कहलाती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में आपके दो प्रोसेस इंक्लूड हो गई। कौन कौन सी? ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को देना। अब एक्सचेंज करना क्यों जरूरी है भाई? क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं ले सकते? जरूरी है CO2 को दें। तो हाँ भाई, CO2 को देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि CO2 हमारी बॉडी में रहेगी तो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होती है। और दूसरी चीज़, एक जनरल वे में एक नॉर्मल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में, मोस्टली बच्चे चीटिंग की कोशिश करते हैं, तो वो अपने फ्रेंड से क्या कहते हैं कि भाई मुझे ये वाला आंसर बता दे। टीचर की नज़रों से बचते छुपाते अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बदले में वो फ्रेंड क्या कहता है? अच्छा मैं तुझे बताऊंगा पर तू मुझे ये वाला आंसर बता दे। एक्सचेंज हो रहा है ना। आपको किसी से काम चाहिए तो आप कहोगे कि भाई मेरा ये वाला काम कर दे, वो कहेगा ठीक है मैं तेरा ये करूँगा पर तू मेरा ये वाला काम कर दे। होता है ना। आपको किसी से काम करवाना है तो आपको उसका कुछ काम करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में चीटिंग चाहिए तो आप उसे एक आंसर बताओगे तब वो आपको दूसरा आंसर आपके क्वेश्चन का बताएगा। तो एक चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी तरफ से एक चीज़ देनी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही ब्रीथिंग में होता है। अगर आप बाहर से सराउंडिंग से ऑक्सीजन ले रहे हो तो सराउंडिंग को आपको CO2 देनी पड़ेगी। फिर आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोला? क्योंकि ये कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर की सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो अब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती कैसे है। इसके लिए मुझे इस डायग्राम इसको रफ करना पड़ेगा। देखो, रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले मतलब यहाँ से नहीं, रेस्पिरेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे नोस्ट्रिल से। नोस्ट्रिल यानी कि जो हमारे नोज में जो होल्स आगे प्रेजेंट होते हैं वो होता है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से आपकी स्टार्ट होगी। अब नोस्ट्रिल के पीछे का जो पैसेज होगा ये आपका कहलाता है नेजल पैसेज। और ये आपका माउथ है।
इस माउथ से पीछे यहाँ पे क्या होगी आपकी बकल कैविटी होगी, ये आपकी बकल कैविटी। बकल कैविटी का तो अभी हमें पढ़ना नहीं है, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। देखो ये इसकी ओपनिंग और ये वाली इसकी, ये वाला जो पीछे आता है तो इसका एक कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज कौन सा होता है? जैसे कि हमारा फूड पाइप जा रहा है और हमारे पीछे नेजल कैविटी, इन बकल कैविटी और नेजल कैविटी का जो कॉमन पैसेज होता है वो आपका कहलाता है लैरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स। ये क्या कहलाता है कॉमन पैसेज आपका? फेरिंग्स। आगे चल के ये दोनों पार्ट्स आपके सेपरेट हो जाते हैं, पीछे हो जाएगा आपका फूड पाइप और आगे हो जाएगा आपका ये विंड पाइप। इसी विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया और ये होता है आपका वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं लैरिंग्स। नाम सेम सेम है ना, लैरिंग्स और फेरिंग्स। जैसे हम अपने यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर एक स्वेलन सा पार्ट हमें टच करने पे फील होता है, वॉइस में थोड़ा सा ज़्यादा ये स्वेलो होता है, बल्जिंग सा पार्ट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स के अंदर ऐसा, ये वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर है ना कुछ ऐसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है। जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है, जब हम बोलते हैं हवा बाहर निकालते हैं तो उस वाइब्रेशन से ये तार वाइब्रेट होते हैं हमारी, जब हम एक्सहेल करते हैं तो फिर हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आप सांस अंदर लेते हुए बोलोगे तो आप नहीं बोल पाओगे, ट्राई करके देख लो, नहीं बोल सकते हैं ना, लेकिन हम हवा बाहर निकालते हुए बोल सकते हैं। अब ये विंड पाइप पीछे इस तरीके से जाता है और आगे जाके ये इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। थोड़ा ऊपर बना दो। जगह की शॉर्टेज, ये आपके क्या हो गए? लंग्स हो गए। अब खास बात, ये जो ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया जैसा हमें स्मूथ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसके ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती है, ऐसे। तो ये ट्रैकिया किसका बना हुआ होता है? ये रिंग्स ऐसे होती है, सी शेप्ड, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यानी कि ट्रैकिया क्या किसका बना हुआ होता है? सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग का बना हुआ होता है। ये जो कार्टिलेज होता है ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। ऐसे समझ लो कैसे होती है स्ट्रक्चर। ये जो रिंग्स होती है ना, ये पूरी यूँ सर्कुलर नहीं होती, ये ऐसे खुली हुई होती है। तो ये देखो, ये खुली हुई होने से कैसा हो रहा है? सी शेप। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मान लो ये है ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया आपके ऐसे, ये रिंग ऐसे इसके ऊपर, ये जैसे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर आ रही है ना, लेकिन पीछे से ये स्ट्रक्चर खुली हुई है, तो ऐसे सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे बनता है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होता? वाई ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। अगर ट्रैकिया के अंदर कम एयर है, लेस एयर है, तब भी वो कोलैप्स क्यों नहीं होता? अब देखो क्यों कोलैप्स नहीं होता। सपोज दैट ये मान लो ये है, ठीक। अब मैं इसको यूँ ऐसे, ये आपको ट्रैकिया है, सॉफ्ट बनाए, इसको मैं अभी तो मैंने दोनों हाथों से पकड़ रखा है तो ये कैसा स्ट्रेट है। मान लो ये गिर गया, ये आपका ट्रैकिया है, इसके अंदर सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, इसके अंदर एयर नहीं है, तो ये पिचका पड़ा है, ये देखो गिर गया। अब अगर ये इस हार्ड स्ट्रक्चर का नहीं बना होगा तो ट्रैकिया आपका ऐसा कोलैप्स हो जाएगा। अब सोचो कि अगर ट्रैकिया हमारा यूँ कोलैप्स पड़ा हुआ है
तो एयर अंदर कैसे जाएगी? एयर को अंदर भेजना है ना। एयर को अंदर भेजने के लिए एयर में कोई हाथ तो है नहीं कि वो अंदर घुसेगा यूं धक्का दे के और अंदर घुस के आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। उसे इसमें अंदर जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो इसके लिए उसे किसका बना हुआ होना चाहिए? हार्ड स्ट्रक्चर का। अब देखो जैसे कि ये पेपर है, अब जैसे ये पेपर है, ये थोड़ा उस पेपर से, ये कागज जो है ये उस हैंकी से, उस कपड़े से हार्ड स्ट्रक्चर है। अब बताओ, अब ये क्या कोलैप्स हो रहा है? नहीं हो रहा ना, अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है, तब भी कोलैप्स नहीं हो रहा। तो सेम ऐसा ही ट्रैकिया बना हुआ होता है आपका, कि अगर इसके अंदर एयर नहीं भी होगी तब भी ये हमें कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। अब ये ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हर एक पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक, आपके ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ये ब्रोंकाई आपकी किस में एंटर करती है? लंग्स के अंदर। और लंग्स में एंटर करने के बाद ये छोटी छोटी और ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब इसको क्या बोलेंगे जब ये पहली बार कन्वर्ट होगी? ये भी इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जब ये छोटे छोटे में कन्वर्ट हो गई तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और उसके बाद जब ये लास्ट छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हो गया आपकी टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फिर से छोटी छोटी ट्यूब्स में करना क्या है? देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ट्रैकिया आगे चल के लंग्स में जब डिवाइड हो गया तो उसको हमने कह दिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट होता जा रहा है 3 बार, तो बस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बस ये नाम है, उसके आगे ऐड करते जाने हैं। फिर जैसे कि ये आपके इस तरीके से छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ब्रोंक्यूल्स। अब जो बिल्कुल बिल्कुल पतली आ गई ना, तो नाम के आगे बस ओल्स लगा दो, और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी। थोड़ा सा बड़ा बना दूं, ये इस तरीके से ब्रोंकाई हो गई, आपकी ब्रोंक्यूल्स हो गए, और ये हर ब्रोंकाई के एंड में ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना देती हूँ। ठीक, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी है एल्वियोलाई। ये क्या कहलाती है? आपकी एल्वियोलाई। जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी कहलाती है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के कहाँ गया मार्कर? एल्वियोलाई के एंड पे जो ये छोटी छोटी सी डक्ट्स है ना, ये डक्ट्स, इस डक्ट्स को बोलते हैं एल्वियोलाई डक्ट्स। क्लियर हुआ इतना? सबको छोड़ के फिर से पूरा रिवाइज करते हैं। एयर सबसे पहले आपके सॉरी चेक से नहीं, वो तो पसीना। एयर सबसे पहले आपके नोस्ट्रिल से अंदर जाती है, पीछे नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से नेजल पैसेज के थ्रू होते हुए आती है आपके विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में, जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ट्रैकिया आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। हर ब्रोंकाई एंटर करती है आपके हर एक लंग के अंदर। लंग के अंदर जाने के बाद ये छोटी 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 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये जो ब्रोंकाई होती है, टर्शरी ब्रोंकाई, इसका टर्मिनल एंड आपका कहलाता है ब्रोंक्यूल्स। हर एक ब्रोंक्यूल्स के साइड पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है एल्वियोलाई। यहाँ बनता है आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा था ना मैंने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका ट्रैकिया से रिलेटेड और सेकेंड है आपका एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई ही आपकी वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यानी कि एल्वियोलाई ही आपके पूरे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो वाला पार्ट है जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। अब एक्सचेंज होता कैसे है? जैसे कि ये हो गई आपकी बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, और इसके सराउंडिंग में होती है आपकी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स आपको पता है हमारी बॉडी में 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स में तो कोई डिफ्यूजन प्रोसेस होती नहीं है, कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो एक्सचेंज के लिए बचा कौन? आपकी कैपिलरी। अब इस कैपिलरी में क्या होता है,
जब हमने इन्हेलेशन किया है तो इन्हेलेशन में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। तो आपके इस एल्वियोलाई के अंदर कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और जो हमारा ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर कौन सी गैस होगी? CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो आपके यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रेशर होगी हाई से लो की तरफ, और ये आपकी CO2 जाएगी हाई से लो की तरफ। इस तरीके से यहाँ पर आपका गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा। अब इस एक्सचेंज के बाद क्या होगा? आपके एल्वियोलाई के अंदर अब कौन सी गैस आ गई है? CO2। जब हम एक्सेलेशन करेंगे तो फिर से CO2 हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इस तरीके से आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती रहती है। अब इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ हम एक लंग्स के एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके लंग्स हो गए। देखो यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? हर्ट होता है जो हल्का सा टिल्टेड होता है। ये वाली जो लंग्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं ना, उस कैविटी को बोला जाता है थोरैक कैविटी। थोरैक कैविटी। और यहाँ पर आपके होते हैं मस्कुलर डायफ्राम। जैसे आप इन्हेलेशन करते हैं, इन्हेलेशन करोगे तो आपके लंग्स फैलेंगे, फैलने के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ जो डायफ्राम होते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और जब आप एक्सेल करोगे तो गैस बाहर रिमूव कर रहे हो तो आपके लंग्स का साइज फिर से छोटा हो जाएगा, फिर से वहाँ स्पेस हो जाएगा, तो डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। यानी कि ये लंग्स को एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं। लंग्स के चारों तरफ एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस लेयर को बोलते हैं प्लूरा। वैसे 2 लेयर की बनी हुई होती है। जो लंग्स को जस्ट कवर कर रही है उसे कहते हैं विसरल प्लूरा, और इस कैविटी वॉल के अंदर की तरफ से जो होती है उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा। ये लेयर हो गई, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है एक कंप्लीट प्लूरा। यहाँ पर जो आपके ये बीच में जो जगह है यहाँ पर एक लिक्विड फिल रहता है। इस लिक्विड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करना। वैसे तो लंग्स हमारी जो रिबकेज होती है इस तरीके से बोन्स का एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन ये जो फ्लूइड होता है ये भी हमें हमारे लंग्स को कोई भी एक्सटर्नल शॉक है, मैकेनिकल शॉक है, उसे प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा जो फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो कहाँ पर होता है और किस किस कंडीशन में कैसे कैसे होगा। क्योंकि जैसे किसी भी सेल के अंदर हमारा जो डाइजेशन था वो तो कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन है डिफ्यूज़न के थ्रू वो भी वहाँ तक पहुँच जाएगी, पर कभी ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन करते हैं। हम होते हैं तो हम तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं कर सकते, हमारे लिए तो ऑक्सीजन नेसेसरी है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमने जॉगिंग कर ली या कोई मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा कर ली तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में इनके सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। थैंक यू।